हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर्स। माई सेल्फ उमाशंकर गोस्वामी। और आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है विलेन। और विलेन क्या होता है या फिर किसे विलेन कहते हैं, आपको इससे पहले प्रीवियस ईयर्स में या फिर पिछली कक्षाओं में आपने विलेन के बारे में पढ़ा होगा। विलेन क्या होता है, आज हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण लेसन इसलिए भी है क्योंकि हमारे केमिस्ट्री के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन विलेन से पूछे जाते हैं 7 मार्क्स के। ठीक है, तो आज से हम शुरू करते हैं विलेन। अब सबसे पहले बात करते हैं विलेन होता क्या है या फिर विलेन कहते किसे हैं। विलेन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। समांगी मिश्रण से क्या तात्पर्य है, अगर हम इस बात को समझ गए, हमने इस बात को जान लिया कि समांगी मिश्रण क्या होता है, तो हमें यह समझने में आसानी होगी कि विलेन क्या होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपने नमक ले लिया और नमक के साथ आपने मिला दिया पानी। जब आपने नमक के साथ पानी मिलाया तो आपको प्राप्त हुआ विलेन। अब आप हमें ये बताइए, क्या जब नमक को आपने पानी में डाला था और आपको जो विलेन प्राप्त हुआ, क्या उस पानी में नमक को आप देख सकते हैं? क्या नमक अलग अलग दिखाई देगा? आपका जवाब होगा नहीं। नहीं का जवाब इसलिए आपने दिया क्योंकि नमक उस पानी में दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये विलेन समांगी मिश्रण है। ये जो विलेन आपने तैयार किया वो किस प्रकार का है? समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का जो परिभाषा है वो यही है कि जिन्हें अलग अलग देखा ना जा सके या फिर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। और समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसे अलग अलग ना देखा जा सके। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको NaCl और H2O नमक और पानी का बताया। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आप अपने दैनिक जीवन में चाय पीते होंगे ना। सुबह सबको सबसे पहले उठते हुए चाय चाहिए। उस चाय को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए चीनी, फिर चाहिए पानी और दूध। जब आप चीनी और पानी दोनों का इस्तेमाल करके चाय बनाते हैं, यानी कि एक विलेन तैयार करते हैं, क्या आप मुझे बताइए जो विलेन तैयार होता है या जो चाय तैयार होती है उसमें आपने जो चीनी ऐड की थी, क्या आप उसे अलग अलग देख पा रहे हैं विलेन में? आपका जवाब होगा नहीं। जिसका महत्वपूर्ण कारण यही है कि ये एक समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। तो आशा करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि विलेन क्या है। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ और आपको बताएंगे कि विलेन में कौन कौन सी चीजें होती हैं या फिर इसके महत्वपूर्ण घटक या महत्वपूर्ण कंपोनेंट क्या क्या हैं। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था विलेन। विलेन में 2 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक हमारा होता है विलेय और दूसरा हमारा होता है विलायक। विलेय जो कम मात्रा में उपस्थित हो, जो कम मात्रा में उपस्थित हो, जो कम मात्रा में उपस्थित हो उसे कहते हैं विलेय। जैसे कि अभी आपको जो पहले मैंने एग्जांपल दिया था NaCl प्लस H2O का, इसमें जो आपका नमक है वो है विलेय। क्यों? क्योंकि जब पानी को नमक में मिलाते हैं तो जितनी क्वांटिटी पानी की होती है, क्या उतनी ही क्वांटिटी नमक की भी रखते हैं? नहीं, क्योंकि अगर दोनों की क्वांटिटी बराबर होगी तो आपको विलेन नहीं प्राप्त होगा। दोनों की मात्रा बराबर होगी तो आपको विलेन नहीं प्राप्त होगा। क्या आप मुझे बताइए, जब सुबह आपके घरों में चाय बनाई जाती है तो उस चाय में अगर हम 1 लीटर दूध या पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या चीनी की मात्रा भी 1 ही लीटर रहेगी? नहीं, क्योंकि ये समान नहीं हो सकती। जो चीनी है उसकी मात्रा कम रखेंगे और जो पानी है उसकी मात्रा ज़्यादा रखेंगे। दूसरा, अगर आप नमक को पानी में मिला रहे हैं तो नमक की मात्रा आप कम रखेंगे और पानी की मात्रा ज़्यादा रखेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहेंगे और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक। विलायक हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यही आपको बता दिया क्योंकि ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सकें कि विलेन क्या है। तो जो कम मात्रा में उपस्थित है उसे
विलेय और जो अधिक मात्रा में उपस्थित है उसे विलायक कहा जाता है। वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है विलेय कहलाता है। कम मात्रा में उपस्थित रहने का मतलब क्या है कि जैसे दो चीजों को आपने मिलाया, विलेय और विलायक। मान के चलिए एक और एग्जांपल लीजिए, आपने 1 लीटर पानी लिया, क्या 1 लीटर पानी में आप 1 किलोग्राम नमक डालेंगे? नहीं, क्योंकि अगर मात्रा समान होगी तो आपको विलयन की प्राप्ति नहीं होगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना है, आप 100 ग्राम नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो एक बात बताइए, 1 लीटर की अपेक्षा 100 ग्राम कम है कि ज़्यादा? आपका जवाब होगा कम। क्यों? क्योंकि जब भी विलयन तैयार करते हैं तो दो चीज़ों को मिलाते हैं जिसमें विलेय की मात्रा क्या होती है? कम, और विलायक की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं विलायक। मैंने बताया था कि विलयन के दो महत्वपूर्ण घटक हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। विलेय के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, अब हम चर्चा करेंगे विलायक के बारे में। ठीक है, मैंने बताया था कि विलेय जो कम मात्रा में पाया जाता है उसे विलेय कहते हैं, तो जाहिर सी बात है जो अधिक मात्रा में पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? विलायक। मैं सामने लिख दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में। जो अधिक मात्रा में हो, जो अधिक मात्रा में हो उसे क्या कहेंगे? विलायक। जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, फिर भी मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूं। एक बात बताइए, आप गर्मी के दिनों में अपने घरों में शरबत का इस्तेमाल करते हैं, नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं। नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें चीनी भी ऐड करते होंगे, यानी पानी के साथ आप क्या ऐड करते हैं? चीनी। चीनी की अपेक्षा पानी की मात्रा क्या रहती है? ज्यादा। अब इनसे जो विलयन बना उस विलयन में पानी की मात्रा है ज़्यादा और चीनी की मात्रा है कम। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या कहलाएगा? विलायक। तो वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलायक कहा जाता है, और जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलेय कहा जाता है। और विलेय और विलायक दोनों के योगदान से हमको क्या प्राप्त होता है? विलयन। ठीक है, आशा करता हूं कि अब आप विलेय और विलयन को समझ चुके होंगे, और यदि आपके समझ में विलेय और विलायक आ गया तो विलयन तो समझ ही जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको बताते हैं तनु और सांद्र विलयन। तनु और सांद्र विलयन। एक बात बताइए, आपने बहुत बार नींबू पानी पिया होगा, नींबू और पानी। यदि मैं ये जो नींबू पानी का विलयन आप पी रहे हैं, उस विलयन में नींबू की मात्रा अधिक कर दूं तो आप जब पिएंगे तो आप ये कहेंगे कि जो नींबू की मात्रा इस विलयन में अधिक है, या फिर ये अत्यधिक खट्टा है? खट्टा है। आप ये कहेंगे ये अत्यधिक खट्टा है, जिसका कारण क्या है कि इस विलयन में जो विलेय की मात्रा है वो ज्यादा है। विलेय की मात्रा क्या है? ज्यादा। तो वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है उसको कहा जाता है सांद्र विलयन। क्या कहा जाता है? सांद्र विलयन। और वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है उसे कहा जाता है तनु विलयन। तनु विलयन में विलेय की मात्रा कम होगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है उसे कहा जाता है सांद्र विलयन, और वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है उसे कहा जाता है तनु विलयन। विभिन्न प्रकार की चीज़ें जिन्हें आप दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते आ रहे होंगे, जैसे एक दिन सुबह आपको पीने के लिए चाय मिली और आपने कहा कि इस चाय में चीनी बहुत है। क्या मतलब है इसका? कौन सा विलयन है, तनु विलयन कि सांद्र विलयन? आपका जवाब होना चाहिए सांद्र विलयन। क्यों? क्योंकि उस चाय में चीनी की मात्रा ज़्यादा है, और चीनी की मात्रा ज़्यादा है उस विलयन में चीनी की मात्रा क्या है? ज़्यादा। या फिर उस चाय में जो चीनी की मात्रा है वो क्या है? ज़्यादा।
अब अगर चीनी की मात्रा ज़्यादा है तो आप कहेंगे कि वो विलेन क्या है, सांद्र। तो एक बात बताओ, यदि चाय बहुत ज़्यादा मीठी है तो आपने कहा कि ये इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा है, और मैंने आपको बताया कि वो सांद्र विलेन है क्योंकि उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा है, यानी विलेय की मात्रा क्या है, ज़्यादा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि सांद्र विलेन को तनु विलेन में परिवर्तित करना है तो क्या करेंगे भैया, सांद्र विलेन को तनु विलेन में परिवर्तित करने के लिए उसमें विलायक की जो मात्रा है उसको बढ़ा दें। किसकी मात्रा बढ़ा दें? जो चाय आपने ली थी और जिस चाय को पीने के बाद आपने कहा मम्मी, या भी जो भी आपके घर में चाय सर्व करता होगा उससे आप कहेंगे कि इसमें चीनी बहुत ज़्यादा है, इसको कम करके ले आइए, तो वो क्या करेगा, या तो उसमें पानी डालेगा और या तो दूध डालेगा। और यदि पानी डालेगा तो विलायक की मात्रा को बढ़ाएगा, यदि दूध डालेगा तब भी वो विलायक की ही मात्रा को बढ़ाएगा, विलायक की मात्रा को बढ़ाएगा। और जब विलायक की मात्रा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जो विलेय की मात्रा है वो क्या होगी, कम। और यदि विलेय की मात्रा कम होगी तो धीरे धीरे सांद्र विलेन किस विलेन में परिवर्तित हो जाएगा, तनु। क्या आप समझ चुके हैं कि तनु और सांद्र विलेन क्या है? मैं सिर्फ पुनः एक बार आपको बता देता हूं। तनु विलेन का मतलब है जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो, विलेय क्या हो, कम, उसे क्या कहेंगे, तनु विलेन। सांद्र विलेन का मतलब क्या है कि जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो, ज्यादा, उसे क्या कहेंगे आप, सांद्र विलेन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तनु और सांद्र विलेन के बाद आपको बताएंगे संतृप्त और असंतृप्त विलेन। देखो, संतृप्त विलेन वह है स्थिर ताप पर वह विलेन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो। स्थिर ताप का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, कांस्टेंट। मेरे कहने का मतलब क्या है कि फिक्स कर दीजिए कि टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस रहेगा, 90 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसका मतलब यह है कि आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया और कोई विलेन लिया जिसमें अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक जितनी मात्रा आप विलेय की मिला सकते हैं आपने मिला दी। जैसे 90 डिग्री सेल्सियस पर अगर 1 लीटर पानी को हम लिख सकते हैं 1000 ml। 90 डिग्री सेल्सियस पर 1000 ml पानी में आपने 400 ग्राम नमक घोल दिया। क्या घोल दिया, 90 डिग्री सेल्सियस पर आपने 400 ml पानी, 400 ml, एक मिनट, 90 डिग्री सेल्सियस पर आपने 1000 ml यानी कि 1 लीटर पानी में 400 ग्राम, 1 लीटर पानी में आपने 400 ग्राम नमक को घोल दिया। यह वह अधिकतम मात्रा है, यह नमक की 400 ग्राम जो मात्रा है वो अधिकतम मात्रा है जिसको आपने 1000 ml यानी कि 1 लीटर पानी में घोल दिया है। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी ताप स्थिर है तो अब आप 1000 ml पानी में 400 ग्राम नमक से ज्यादा नहीं घोल सकते हैं। इस प्रकार के विलेन को कहा जाता है संतृप्त विलेन। दूसरा, असंतृप्त विलेन। असंतृप्त विलेन वह विलेन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलेन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है। जैसे हम आपको बताए थे कि 1000 ml पानी यानी कि 1 लीटर पानी में हम 400 ग्राम नमक तो घोल चुके हैं। यह वह अधिकतम नमक की मात्रा है जो 1 लीटर पानी में घुल सकती है या फिर घोली जा सकती है। लेकिन अगर ये मात्रा, पानी की क्वांटिटी हम वही रखें 1000 ml और नमक की जो मात्रा है वो कितनी हो जाए 300 ग्राम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो मात्रा थी 400 ग्राम घुल सकती थी, लेकिन अभी कितनी घुली हुई है, केवल 300 ग्राम। तो वह विलेन क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलेन। यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि वह विलेन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलेन के लिए आवश्यक मात्रा से क्या हो,
कम। संतृप्त विलयन के लिए कितना ग्राम होना चाहिए था? 400। है कितना ग्राम? 300 ग्राम। तो बताओ कि मात्रा 400 ग्राम अधिक से अधिक है और कितनी घुली हुई है? 300 ग्राम। तो क्या संतृप्त वाले विलयन से कम नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल कम है। तो ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है? असंतृप्त विलयन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप संतृप्त और असंतृप्त विलयन समझ गए होंगे। तीसरा है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन का मतलब क्या हुआ? अति संतृप्त विलयन का मतलब क्या हुआ कि स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है। टेम्परेचर को वही रखूंगा मैं 90 डिग्री सेल्सियस, पानी की क्वांटिटी वही रखूंगा 1000 ml, लेकिन जो अधिकतम मात्रा नमक की घोली जा सकती थी वो कितनी थी? 400 ग्राम। लेकिन टेम्परेचर के कांस्टेंट रहते हुए ये जो 400 ग्राम की मात्रा थी वो बढ़कर कितनी हो गई? 600 ग्राम। अब जब 600 ग्राम हो गई तो जो विलयन हमें प्राप्त हुआ उसे हम क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन। यानी कि स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो। संतृप्त विलयन का मतलब क्या हुआ कि अधिक से अधिक 400 ग्राम आप घोल सकते थे, लेकिन 400 ग्राम से बढ़कर वो मात्रा कितनी हो गई? 600 ग्राम। तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन। और भी एक आध एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझा सकता हूं जो आप दैनिक जीवन में रोज प्रयोग करते आ रहे होंगे। जैसे एक दिन आपके घर पे चाय बनाई गई, वो भी 500 ml दूध की। कितने ml दूध की? 500 ml। उसमें जो चीनी 500 ml दूध में 40 डिग्री सेल्सियस पर 500 ml दूध में 200 ग्राम चीनी घोली जा सकती थी, लेकिन गलती से क्या हुआ कि एक दिन ये मात्रा 200 ग्राम से बढ़कर 300 ग्राम हो गई। 200 ग्राम से बढ़कर कितनी हो गई? 300 ग्राम। अब जो विलयन आपका यानी जो चाय तैयार हुआ, यानी कि जो विलयन तैयार हुआ उसे क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन। ठीक है, ये हो गया अति संतृप्त विलयन। बढ़ते हैं आगे। विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर सबसे पहला आपका है गैसीय विलयन। वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय प्रावस्था में होता है। किस प्रावस्था में होता है? गैसीय प्रावस्था में। जैसे यदि हम कोई विलयन तैयार कर रहे हैं तो विलयन के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक है विलेय और दूसरा क्या है? विलायक। जब विलायक की भौतिक अवस्था गैस होगी तो वो क्या कहलाएगा? गैसीय विलयन। गैसीय विलयन जैसे कि अब कई सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि हाइड्रोजन जो गैस है उसको डिजॉल्व कर दिया ऑक्सीजन गैस के अंदर या घोल दिया। अब ये जो हाइड्रोजन है ये विलेय और जो ऑक्सीजन है वो क्या है? विलायक। तो ये जो विलयन बनेगा वो कैसा विलयन कहलाएगा? गैसीय विलयन। क्योंकि इसमें जो विलायक है वो गैसीय अवस्था में है। आपको पता होगा कि जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्रों की गहराई में चीज़ों को ढूंढते हैं या फिर वहाँ पर नई नई चीज़ों को खोज करने के लिए जाते हैं, उनको जो सिलेंडर दिया जाता है जिससे वो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर दिया जाता है। इसके साथ एक और गैस रहती है जिसको हम बोलते हैं हीलियम। तो ये हमारा हो गया गैसीय विलयन। और गैसीय विलयन में सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो विलायक है वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए, नहीं तो वो विलयन गैसीय विलयन नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है द्रव विलयन। द्रव विलयन का मतलब क्या हुआ कि जो विलायक पदार्थ है वो द्रव अवस्था में होना चाहिए। किस अवस्था में होना चाहिए? द्रव अवस्था में। जबकि विलेय पदार्थ द्रव, गैस अथवा ठोस किसी भी अवस्था में हो सकता है। जैसे आपने दूध में क्या मिला दिया? आपने पानी। अमूमन सभी मिलाते हैं। और दूध में पानी मिलाकर आपने क्या बना दिया? एक
विलयन। अब आप हमें ये बताइए कि जो पानी है वो किस अवस्था में है? द्रव। और जो विलायक पदार्थ है वो भी किस अवस्था में है? द्रव। यानी कि विलायक के रूप में यहां आपका होगा पानी, और पानी किस अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में। और जो दूध भी होगा वो भी किस अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में। तो यदि विलायक और विलेय दोनों की अवस्थाएं द्रव हैं, यहां पर लिखा है द्रव के अतिरिक्त आप ठोस, द्रव, गैस कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि विलायक की जो अवस्था है वो द्रव है और जो विलेय की अवस्था है वो ठोस, द्रव, गैस अथवा कुछ भी हो सकती है, तो इस प्रकार के बने विलयन को आप क्या कहेंगे? द्रव विलयन। कौन सा विलयन कहेंगे? द्रव विलयन। दूसरा एग्जांपल आपको बता रहा हूं, देखिएगा। जैसे मैं मिला रहा हूं इस बार प्लस H2O, ये ठोस अवस्था में है और ये किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। अब चूंकि ये विलेय है तो विलेय के लिए अनिवार्यता तो ये है नहीं, हमें कुछ भी ले सकते हैं, द्रव भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं और ठोस भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो है विलायक, और विलायक हमेशा किस अवस्था में होना चाहिए? द्रव। तो इस प्रकार के बने विलयन को हम क्या कहेंगे? द्रव विलयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या है? वह विलयन यदि किसी ठोस, द्रव अथवा गैस के कण, यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आणविक या परमाणविक आकार में एक दूसरे किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षेपित होते हैं। अनियमित रूप से परिक्षिप्त होने का मतलब क्या है? नियमित ना हो। तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? ठोस विलयन। ठोस विलयन का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने दो चीजों का इस्तेमाल किया, पहला तो हमने कॉपर ले लिया और दूसरा ले लिया पहला हमने ले लिया कॉपर और दूसरा ले लिया हमने सोना। अब जो विलेय है वो भी ठोस अवस्था में है और जो विलायक है वो भी ठोस अवस्था में। तो इस प्रकार से हमें जो विलयन प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? ठोस विलयन, क्योंकि इसमें विलेय और विलायक दोनों की अवस्थाएं समान हैं। यहां पर लिखा हुआ है ठोस, द्रव अथवा गैस, ठोस पदार्थ, यानी आप विलेय की अवस्था कुछ भी कर सकते हैं, चाहें तो आप ठोस करें या द्रव करें और या फिर गैस, लेकिन जो विलायक है उसकी अवस्था ठोस ही होनी चाहिए, क्योंकि यदि विलायक की अवस्था ठोस नहीं होगी तो आपका जो विलयन बनेगा वो ठोस विलयन नहीं कहलाएगा। ठोस विलयन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर हम आते हैं अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर। यह है विलयन के प्रकार, और आपको बताऊं टोटल 9 प्रकार के विलयन होते हैं अवयव की अवस्था के आधार पर। जैसा कि यहाँ आपको लिखा गया है, सारे दर्शाए गए हैं 1 2 3 4 5 करके। तो इसका मतलब क्या है? अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि भौतिक अवस्था क्या है। भौतिक अवस्था से तात्पर्य यह है ऐसी अवस्था जिसे हम देख सकें, जिसे देखकर बता सकें। जैसे एक गिलास में पीने के लिए आपको पानी दिया गया तो आप देखकर ये बता देंगे कि ये पानी है और ये द्रव अवस्था में है। अगर उसी पानी के स्थान पर उस पानी में मैंने फ्रिज से पानी निकाल के आपको दिया, उसमें बर्फ के कुछ कण पड़े हैं, तो उसे देखकर आप हमें ये बताएंगे कि इसमें जो बर्फ के कण हैं, इसमें जो बर्फ के कण हैं वो ठोस अवस्था में है। इसी के साथ साथ आपको चाय पीने के लिए मैंने कभी उपलब्ध कराई तो आप देखेंगे उस चाय से कुछ गैस का अमाउंट निकल रहा होगा, कुछ भाप निकल रहा होगा। तो आप देखेंगे उस विलयन में गैस की कुछ मात्रा है जो कि बाहर निकल रही है। तो वो किस अवस्था में है? गैसीय। और कप में जो पदार्थ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। तो देखिए, इस विलेय और विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन कुल 9 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका हो गया ठोस विलयन, जिसमें विलेय भी ठोस हो और विलायक भी ठोस हो। कहीं भूल तो नहीं गए? विलेय और विलायक क्या है? विलेय जो कम मात्रा में उपस्थित हो, विलायक जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, और इन दोनों के योगदान से आप क्या बनाएंगे? विलयन।
अब जो विलयन आपने तैयार किया उसमें तो दो ही चीजें होंगी, एक विलेय और दूसरा क्या होगा, विलायक। पहला आप देखें ठोस, ठोस ठोस यानी विलेय भी ठोस हो और विलायक भी ठोस हो तो उसे क्या कहेंगे, ठोस विलयन। जैसे मैंने ले लिया कॉपर और कॉपर को मैंने मिला दिया सोने के साथ, तो जो हमारा विलयन बना वो क्या कहलाएगा, ठोस विलयन। कैसा विलयन कहलाएगा, ठोस विलयन। दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है, जिसमें विलेय हो ठोस और विलायक क्या हो, द्रव। जैसे कि जल में शर्करा, यानी कि आप चीनी ले लीजिए और चीनी को किस में मिला दीजिए, पानी के साथ। जब आप चीनी को पानी के साथ मिलाएंगे तो जो विलयन आपको प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, एक विशेष प्रकार का विलयन जिसमें जल में शर्करा, नमक का विलयन, यानी नमक को आप पानी में मिला दें तो नमक ठोस अवस्था में मिल जाएगा और जो पानी है वो द्रव अवस्था में रहेगा, यानी इससे जो विलयन प्राप्त होगा नमक, और नमक का जो विलयन प्राप्त होगा उसमें नमक ठोस अवस्था में और पानी आपको मिलेगा द्रव अवस्था में। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है हमारा, जिसमें विलेय ठोस अवस्था में हो लेकिन विलायक किस अवस्था में हो, गैस अवस्था में। वायु में कपूर और धुआं, धुआं जानते हैं, लकड़ी के जलने से धुआं निकलता है और धुएं में कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। वो कार्बन के पार्टिकल्स ठोस अवस्था में होते हैं और जो उसमें गैस रहती है वो गैसीय अवस्था में रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि विलेय उसमें ठोस अवस्था में है और जो विलायक है गैसीय अवस्था में। वायु में कपूर, कपूर को बर्न करते होंगे। तीसरा फोर्थ हमारा है जिसमें विलेय द्रव हो और विलायक क्या हो, ठोस। जैली और गोल्ड में मरकरी। गोल्ड का जो फॉर्मूला है वो होता, जो सिंबल है वो है Au और मरकरी का सिंबल होता है Ag। जब आप इन दोनों को प्राप्त करेंगे, गोल्ड और मरकरी को आपस में मिलाएंगे तो जो मरकरी है वो आपकी द्रव अवस्था में होगी और जो विलायक यानी गोल्ड है वो आपका ठोस अवस्था में होगा। मरकरी एक धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा तो आपको इस बेसिक बात की जानकारी जरूर होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, ये है विलेय क्या है, द्रव अवस्था में, और जो विलायक है वो भी द्रव अवस्था में, यानी दोनों की प्रावस्थाएं आपस में क्या है, समान। अगर दोनों की प्रावस्थाएं आपस में समान है तो जल में एल्कोहल, जल में एल्कोहल, देखो जल का फार्मूला क्या होता है H2O और एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। एथेनॉल है ये और ये है H2O। अगर एल्कोहल को पानी में मिला दें तो जो विलेय है वो किस अवस्था में है, द्रव, और जो हमारा विलायक है वो भी किस अवस्था में है, द्रव। तो इन दोनों के आपस में मिलने से हमें एक प्रकार का विलयन प्राप्त हुआ जिसमें विलेय और विलायक दोनों की प्रावस्था क्या है, आपस में समान। फिर हम देखें, आगे देखते हैं, वायु में नमी, द्रव और गैस। जो वायु है वो तो एक प्रकार की गैसीय अवस्था है और उसमें जलवाष्प के रूप में नमी उपस्थित होती है। क्या पाई जाती है, जलवाष्प के रूप में नमी। तो ये जो विलयन है वायु में नमी का, उसमें देखेंगे जो विलेय है वो द्रव अवस्था में है, यानी कि नमी वायु में उपस्थित रहती है तो नमी द्रव अवस्था में होगी, और जो विलायक होगा यानी कि वायु वो गैसीय अवस्था में होगा। अगला हमारा है जिसमें विलेय गैसीय अवस्था में हो और विलायक ठोस अवस्था में हो। तो गैसीय अवस्था का मतलब क्या हुआ कि विलेय इसमें गैसीय अवस्था में होगा और विलायक ठोस अवस्था में। जैसे पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया है, पैलेडियम का सिंबल होता है Pd और इसमें कौन सी गैस मिली हुई है, H2। तो जो पैलेडियम है ये ठोस अवस्था में हो गया यानी कि विलायक है, और जो विलेय के रूप में है गैस वन वो हमारी हाइड्रोजन यानी H2। यहाँ पर होना चाहिए Pd जो कि Pb करके लिखा हुआ है। सबसे लास्ट में अगर हम आए तो हमें मिलता है जिसमें विलेय गैस अवस्था में हो और विलायक द्रव अवस्था में, जैसे जल में CO2। अब जो जल है वो तो द्रव अवस्था में है लेकिन जो CO2 है वो किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। और सबसे लास्ट में हमारा आता है जिसमें दोनों ही गैसीय अवस्था में हो, जैसे कि वायु। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। वायु में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन भी है, उसी में आपका हाइड्रोजन भी है और उसी में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो आप ये बताइए क्या आप समझ चुके हैं मेरी बात को
क्या आप इस चार्ट को समझ चुके हैं? क्या आप विलेन के सभी प्रकारों को समझ चुके हैं? आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, आज का जो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ या नए टॉपिक के साथ। और मैं जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे उपयोगी चीज़ है मानव के जीवन में समय का उपयोग करिए, क्योंकि लोगों ने बताया है या फिर मैंने जहाँ तक पढ़ा है या सुना है या जाना है, समय के साथ चलिए, क्योंकि समय के साथ जो ही चलते हैं वही बचते हैं। समय के पीछे जो चलते हैं वो भी बह जाते हैं, समय के जो आगे चलते हैं वो भी बह जाते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ समय के साथ चलिए। जिस समय पर आपको जो काम करना चाहिए, जब आपको पढ़ाई करनी चाहिए तो आप पढ़ाई करिए, जब आपको खेलना चाहिए तो आप खेलिए। आप ऐसा करेंगे कि जब आपको खेलना चाहिए तब आप पढ़ाई करेंगे, जब आपको पढ़ाई करना चाहिए तो आप खेलेंगे। इसका मतलब आप समय के साथ नहीं चल रहे हैं। जाते जाते मेरी ये 2 लाइनें आप याद रखिएगा, समय के साथ चलिए। समय के साथ यानी समय के आगे चलने वाले भी बह जाते हैं और पीछे चलने वाले भी रहते वही हैं जो समय के साथ चलते हैं। सभी को नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।